वेलकम टू साइंस प्लस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा लेक्चर। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दूसरे लेक्चर को। और लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ये आज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, CRO जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। असल में ये है क्या, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इट इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ फ्लोटिंग डिवाइस, यानी ये हाई स्पीड ग्राफ फ्लोटिंग डिवाइस है। और कितना हाई स्पीड है इसको आगे चल के देखते हैं। इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो भी स्क्रीन पे ग्राफ वगैरह बनेगा असल में वो इलेक्ट्रॉन की बीम बना रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हीटर है यानी फिलामेंट है, उसके आगे ये कैथोड लगा हुआ है पर्पल कलर का। कैथोड जो है, जब ये हीटर इसको गर्म करेगा तो कैथोड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और ये ग्रिड है ब्लू कलर की, जैसे ये हमें नज़र आ रही है ये। और इसमें ये एक सुराख होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं वो भी मैं बताता हूँ। असल में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इसको या तो स्पेस चार्ज कहा जाता है, और या इसका एक और नाम भी होता है, तो ज़्यादातर इसको स्पेस चार्ज ही कहते हैं। ये आगे 3 एनोड्स हैं, इनको एक्सेलरेटिंग एनोड है, ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है। दरमियान वाले एनोड को फोकसिंग एनोड कहते हैं, और जो आखिरी है इसको भी एक्सेलरेटिंग एनोड ही कहते हैं। तो ये 3 एक्सेलरेटिंग एनोड होते हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है जी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ये वर्टिकली डिफ्लेक्टेड प्लेट है, ये वर्टिकली कंट्रोल करती हैं बीम को। और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स को, ये इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करती हैं। आगे इसकी स्क्रीन है जो अक्सर फास्फोरस की बनी होती है, या किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल की। किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल की इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा के और उसमें चमक पैदा करते हैं, यानी रोशनी पैदा करते हैं। और ये ज़ीरो पोटेंशियल पर होती है और ग्रेजुएटेड होती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं CRO एक प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। तो ऑपरेशन इसका थोड़ा सा देखते हैं आगे चल के। ये देखें जी, ये इसका ऑपरेशन है। ये हीटर ने हीट किया, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, और ग्रिड में ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ग्रिड के दरमियान में यहाँ पे एक सुराख होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये एनोड क्योंकि पॉजिटिव हैं तीनों, और तीनों इसको फिर बाहर खींचेंगे। और दरमियान वाला एनोड जो है वो मैंने बताया ये फोकसिंग एनोड है, ये बीम को फोकस करेगा जहाँ करना चाहते हैं हम इसको। और तीनों एनोड्स का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पहले का फ़र्ज़ कर लिया 100 वोल्ट होगा, तो दूसरे का 200 होगा, तो तीसरे का 300 वोल्ट होगा। ये इस तरह होता है। तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं। आप ये देखिए बीम को वर्टिकली कंट्रोल करती हैं। असल में इसको वाई प्लेट भी बोलते हैं। असल में जो वाई प्लेट होती है, ये हमेशा याद रखिएगा कि वाई प्लेट पर एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई किया जाता है। हमेशा वाई प्लेट्स पर किसी भी टाइप का जो सिग्नल होगा, AC, DC, स्केयर वेव जो भी होगी, वो इस वाई प्लेट पर अप्लाई की जाएगी। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, ये इनको इंटरनली वोल्टेज दिया जाता है, और उसको स्वीप टाइम जनरेटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर सॉटूथ वेव फॉर्म अप्लाई की जाती है ऐसे। तो ये देखें, एक्सप्लेट कंट्रोल्स अ बीम हॉरिजॉन्टली एंड वी हैव सॉटूथ वेव। तो ये सॉटूथ वेव है। और याद रखिएगा ये जो टाइम पीरियड आपको दिखाया गया है वेव का, यहाँ से ये 1T 2T 3T, ये सफिशेंटली हाई होगा तो ये वेव आपको नज़र आएगी। और अगर ये सफिशेंटली हाई ना हुआ तो आपको सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट मूव करता हुआ नज़र आएगा, फिर आपको ये प्रॉपर वेव बनती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ये इसका सफिशेंटली हाई होना चाहिए। और ये इन बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरनली अप्लाइड वोल्टेज है, यानी ये बिल्ट इन वोल्टेज है, आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। अभी मैंने बताया एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड ऑन वाई प्लेट्स, इट कंट्रोल्स द बीम वर्टिकली। स्क्रीन इज एट जीरो पोटेंशियल एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें सिंक्रोनाइजेशन क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लेट सिग्नल एंड वाई प्लेट सिग्नल बिकम इक्वल, देन वेव ऑन स्क्रीन सीम्स टू बी स्टैंडिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। असल में होता क्या है कि वाई प्लेट और एक्स प्लेट पे जो भी सिग्नल दिए होते हैं उनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाते हैं,
और हमें ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर वेव आकर साकन हो गई है, खड़ी हो गई है, असल में वो जो है एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं बार बार। तो इसके फार्मूले को आप ऐसे कहते हैं, टी एक्स जो है ये टाइम पीरियड है एक्स प्लेट्स का, और टी वाई ये टाइम पीरियड है वाई प्लेट्स का, और एन जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, वो 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन या यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिग्नल। मैं बताता हूँ कैसे अभी। इट इज़ यूज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन सिग्नल। इट इज़ यूज टू फाइंड द वोल्टेज ऑफ अ गिवन सिग्नल। इट इज़ यूज टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। कैसे, ये देखें जी, ये इस तरह ग्रेजुएटेड होता है। इसकी वाई साइड पर हमेशा वोल्टेज होते हैं और एक्स साइड पर हमेशा टाइम होता है। तो यहाँ जो भी वेव बनेगी इस तरह, उसमें आप कोई भी एक वेव कंसिडर कर लें, तो आप वाई साइड पे इसका पीक वैल्यू लें तो देखें ये आपको पीक वोल्टेज बता देगा जैसे ये। और अगर आप इसकी दूसरी नेगेटिव पीक भी कंसिडर कर लें तो ये पीक टू पीक वोल्टेज भी आपको बता देगा। और अगर आप एक पूरी वेव का टाइम पीरियड कंसिडर कर लें कि यहाँ पे कितने सेकंड लगे, तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा। और टाइम पीरियड का अगर हम इन्वर्स कर लें तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अभी इसका एक हमने ये आखिरी यूज़ देखा, इट इज़ यूज टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो ये देखें, ये दो वेव्स का फेज डिफरेंस भी बता सकती है, जो बड़ी और छोटी वेव अगर आप इसको कंसिडर कर लें तो ये है। ये नहीं बता सकती, तो क्या नहीं बता सकती, ये किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस नहीं बता सकती। आप हॉस्पिटल्स में जो ग्राफ बनते देखते हैं ईसीजी का, असल में वो बनता ही जो है सीआरओ पे है। और वो जो टर्मिनल मरीज़ के दिल के गिर्द लगाए जाते हैं, उसकी जिल्द के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर, वो वाई प्लेट्स के टर्मिनल होते हैं। इसलिए आप कभी गौर से देखिएगा, जब भी दिल धड़केगा हमेशा ग्राफ का एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस के अलॉन्ग बड़ा होगा। और अगर अल्लाह ना करे कि मरीज़ एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या होगा कि लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। देखिए, टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास एक। लेट से दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क विच इज़ गिवन बाई BINA बीना कॉज ऑफ थीटा भी से कह सकते हैं। तो आए आपको कॉइल दिखाते हैं। ये देखें, ये कॉइल है, इसमें करंट गुजर रहा है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस करंट की वजह से होगी और एक एक्सटर्नल है। असल में ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगी, तो इस तरह ये इस पर एक कपल की फोर्स लगेगी और वो उसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा। ये ज़रा गौर से देखें, इस तरह अगर हम इसको घुमा रहे हैं और ये बल्ब देखें, ये बल्ब फिर इसीलिए जल रहा है। और अगर अभी ये बिल्कुल ये ऐसे है जैसे जनरेटर के तौर पे काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसको करंट दे दें तो ये करंट कैरिंग, इस बल्ब की जगह बैटरी लगा लें तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो फिर इसमें टॉर्क को आप अब कर कैसे सकते हैं ड्राइव। तो ये देखें, ये वो कॉइल थी हमारे पास और एक ये कॉइल। अब ये कॉइल है, इसकी साइड ये PQ पूरी साइड है, ये PQ इसकी पूरी साइड है। और ये सेंटर से हमने जो है ये ऐसे, ये देखें, इसको यूँ घुमाना शुरू किया हुआ है। तो ये टॉर्क क्या होगा, फोर्स ऑन PQ इंटू PN, यानी P से लेके N तक का जो फासला होगा, यानी ये सेंटर तक का, यहाँ से लेके ये जो फासला होगा ये PN होगा। ठीक है जी। तो ये फोर्स क्या हो गई, ILB। ये इसमें से दोनों I नज़र आ रहे हैं, ये असल में दोनों I नहीं है, ये ILB है, यानी फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है। और PN, P और N, ये P है। तो ये साइड, ये देखें, अगर हम इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये P साइड है ये, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनती नज़र आ रही है यहाँ ऐसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती नज़र आ रही है। अब ये एक साइड P है, और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट लें तो cos थीटा लेंगे, जैसे यह ट्राइंगल बन रही है। ये देखें, ये P से ये N यहाँ तक, और ये N से S और S से फिर P, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो PN साइड हमने ली, PN साइड ली, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो इसके साथ cos थीटा आएगा। अब ये B जो है, ये वाली साइड की विड्थ थी, ये देखें स्मॉल b इस वाली साइड की लंबाई है। ठीक है जी, छोटी साइड की। तो ये B और ये L इंटू B हमने इकट्ठा कर दिया। अब ज़रा गौर करें, ये वाली साइड, लंबी साइड की जो लेंथ है वो L है, और छोटी साइड की जो लेंथ है वो B है। तो क्या ये एरिया ना बन गया L और B, ये देखें ये मिलके, तो ये एक कॉइल के टर्न के लिए IAB cos थीटा हो गया।
और अगर यही n टर्न्स हो जाएं, इस एक कॉइल की जगह n कॉइल्स हो जाएं, तो NIB नायाब या बीना कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये देखें गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर हमारे पास क्या है, अब देख लेते हैं इसको, देखें। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट। गिल्वानोमीटर एक ऐसा हसास डिवाइस है जो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, यानी ये करंट को मैयर नहीं करता, अगर करेगा भी तो सिर्फ मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में करेगा, एम्पेयर्स में नहीं कर सकता। तो इसका प्रिंसिपल यही है, टॉर्क इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर व्हेन करंट पास थ्रू इट, यानी ये दो मैग्नेट्स के पोल के दरमियान लटकी हुई है, और जब इसमें से हम करंट गुजारेंगे इस कॉइल में से, तो जैसे अभी हमने पीछे देखा इसमें से वैसे ही टॉर्क पैदा होगा। और ये जो दो स्प्रिंग लगी हुई हैं यहाँ पर सस्पेंशन, और ये सस्पेंशंस क्या करेंगी, ये ट्विस्ट होंगी और इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेंगी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें कॉइल होती है गैल्वानोमीटर की, एक मिरर अटैच होता है, जैसा कि ये इसका क्या यूज़ है अभी बताते हैं आगे, और एक स्प्रिंग सस्पेंड हुआ होता है इसमें। तो ये वो स्प्रिंग सस्पेंशन स्प्रिंग है जो आपको नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होगा, जब करंट गुजरेगा तो ये ट्विस्ट होंगे और इनमें रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, अब हो गया द कॉइल इज़ रोटेटिंग व्हेन द करंट पास थ्रू इट। अब मैंने अभी आपको बताया जब करंट पास करता है तो अभी हमने देखा कि उसमें टॉर्क पैदा होता है उसने, और वो टॉर्क क्या होता है, नायाब ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब ड्यू टू सस्पेंशन स्प्रिंग्स, स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है वो कॉइल को वापस लेके आएंगे उसकी असली हालत में, तो वो होगा सी कॉज ऑफ थीटा, सी थीटा। अब सी जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कॉइल के डायमेंशंस पर। टी सी जो है टॉर्श, तो जितना अप्लाइड टॉर्क होगा उतना ही हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब सी ओवर एन ए बी, सी ओवर एन ए बी ये कांस्टेंट है, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, यानी थीटा असल में डिफ्लेक्शन है, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन को थीटा से शो करते हैं। तो जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतनी कॉइल रोटेट करेगी ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। और ये देखें, ये मैंने लिख भी दिया, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये गैल्वानोमीटर की वर्किंग और उसका सारा काम था। अब गैल्वानोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अब आ गया लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो ये वो मिरर है, ये गैल्वानोमीटर की कॉइल है। अब गौर करें, यहाँ से ये लैंप इस पर लाइट डाल रहा है, जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला जो स्पॉट है, ये फ्लाइंग स्पॉट जिसको लिखा है, ये गैल्वानोमीटर के यहाँ पे ये मूव करता है ऐसे मीटर रॉड पे इसके, और यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं थीटा यानी डिफ्लेक्शन। और ये थीटा हमें इस स्केल के ऊपर नज़र आता है कि उसकी क्या डिवीजन्स हैं, उसको मिली या माइक्रो एम्पेयर में तो बाद में कंसिडर करेंगे, पहले डिवीजन्स में कंसिडर करते हैं। तो असल में ये लैंप है, लैंप से लाइट मिरर पर जाएगी, मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी सीधी मीटर रॉड की तरफ, और जब कॉइल रोटेट करेगी तो मिरर भी रोटेट करेगा, तो फिर ये स्पॉट भी डिफ्लेक्ट होगा यहाँ। तो ये स्पॉट डिफ्लेक्ट होकर आपको बताएगा कि कितने डिवीजन करंट गुजरा और कितनी डिफ्लेक्शन आई। तो नेक्स्ट देखते हैं मूविंग कॉइल टाइप गैल्वानोमीटर। ये है जी मूविंग कॉइल टाइप, इसमें स्पाइरल स्प्रिंग लगे होते हैं। ये कॉइल है, कॉइल के साथ देखिए स्पाइरल स्प्रिंग है, और ये पॉइंटर जो है ये इस डायल पे मूव कर रहा होता है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेट है। तो ये डेड बीट गैल्वानोमीटर भी कहलाता है। डेड बीट कैसे, इसको जैसे ही करंट गुजरेगा ये डिफ्लेक्शन शो करना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें से करंट गुजारना बंद कर देंगे तो ये क्या करेगा कि ये फ़ौरन से पेशतर इसकी नीडल ज़ीरो पर आ जाएगी, तो इसलिए इसको डेड बीट गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, अब सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर इस फैक्टर पे डिपेंड करती है, या तो आप सी को इंक्रीज़ कर लें या आप एन को डिक्रीज़ करें, या आप सी को डिक्रीज़ करें या आप एन को इंक्रीज़ करें या ए को इंक्रीज़ करें या बी को इंक्रीज़ करें। अब नंबर ऑफ़ टर्न्स और एरिया को इंक्रीज़ करना अच्छा तरीका नहीं समझा जाता, वो इसलिए कि अगर आपने इनको इंक्रीज़ किया, अगर आपने इसको इंक्रीज़ किया तो डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी गैल्वानोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें
गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एमीटर में। कैसे? तो गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस यानी एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को इतना स्मॉल लगाना होता है कि ये वाली जो एस रेजिस्टेंस है ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से कम हो, ताकि मैक्सिमम करंट इस शंट रेजिस्टेंस से गुजरे और गैल्वानोमीटर से कम करंट गुजरे। तो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है इसमें एमीटर में। एमीटर की रेंज क्या होगी? एमीटर की रेंज क्या होगी? एमीटर की रेंज डिपेंड करती है इसी शंट रेजिस्टेंस यानी स्मॉल रेजिस्टेंस पर जो गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगाई। क्यों? ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जितनी, ये शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी होगी एमीटर की रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। तो इसलिए ये बहुत छोटी लगानी होती है, और इतनी छोटी तो कम से कम लाजमी लगानी होती है कि इसकी रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से कम रहे। अब ये पूरा एक एमीटर बन गया है ये वाला, और ये मल्टीमीटर है इसका। ये देखें, ये इसका मल्टी रेंज मीटर है, यानी अगर आपने 1 मिली एम्पेयर का लगाना है तो इस वाले कनेक्शन को, ये सिलेक्शन स्विच को इधर कनेक्ट कर दें। अगर आपने 10 मिली एम्पेयर का लगाना है तो सिलेक्शन स्विच को 10 मिली एम्पेयर पे कर दें। अगर आपने 100 मिली एम्पेयर का बनाना है तो आप 100 पे कर दें, और अगर 200 या 1 एम्पेयर का बनाना है तो फिर यहाँ कर दें। तो ये सिलेक्शन स्विच है, ये मल्टीमीटर भी कहलाता है, और डिजिटल मीटर आजकल आ रहे हैं। इसी तरह अगर आपने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, वोल्ट मीटर में, तो आप इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएंगे। आप ये देखें, एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपने लगानी होती है, पैरेलल कर एमीटर में कन्वर्ट करना है। और इसी तरह अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें भाई कन्वर्ट करना है आपने इसको आपने कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो फिर आपको ये पैरेलल लगानी पड़ेगी, जैसा इस वक्त आपको नज़र आ रही है डायग्राम। और ये वो हाई रेजिस्टेंस है। अब यही हाई रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी कि आपने किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। तो जिस तरह यहाँ शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी होगी उतने ही हाई एम्पेयर काउंट करने के लिए एमीटर बनेगा। बिल्कुल उसके बरक्स यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हाई रेंज का वोल्ट मीटर बनेगा। और अब ये पूरा एक वोल्ट मीटर बन गया है ये वाला। ये IG ये करंट ऑफ गैल्वानोमीटर है, और RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।